ओके, सो प्रीवियसली हमने रेडिएशन में क्या क्या डिस्कस किया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ यार। 4-5 चीजें जो आपको माइंड में रखनी है क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, कैपिटल ई हमारा क्या है, एमिसिव पावर है जो कि इंटेंसिटी को बताता है, और इंटेंसिटी होता है हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये होता है हमारा इंटेंसिटी। तो कभी कभी थर्मल पावर हमसे पूछ लेता है, तो हमें पता है कि Q अपॉन टी को हम पावर बोलते हैं, तो थर्मल पावर क्या हो जाता है, Q अपॉन टी। तो इसका मतलब अगर हमें लिखना है थर्मल पावर तो हम लिख सकते हैं E इंटू ए, यहाँ से हम लिख सकते हैं थर्मल पावर। तो हमने देखा था कि यार स्टीफेंस लॉ था जिसमें हमें थर्मल पावर के बारे में बताया, एमिशन के बारे में। तो वो हमने देखा कि यार E होता है सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, ये किसी ब्लैक बॉडी के लिए है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, सिग्मा ई टी टू द पावर 4, ये है एमिसिव पावर। लेकिन अगर हमें थर्मल पावर चाहिए, पी चाहिए, तो हम एरिया का भी मल्टीप्लाई करते हैं और सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4 ये आ जाता है। ये हमने स्टडी कर लिया हुआ था थर्मल पावर। उसके बाद हमने बात की थी कि नेट लॉस कितना होता है, तो पी लॉस की हमने बात की थी, तो वो हो जाता है उसका खुद का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर टू दी पावर 4, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन ने इस चीज को और सिंप्लीफाई किया, और न्यूटन ने क्या बताया कि जो कूलिंग रेट होती है, मतलब dt बाई डी टी नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, जिसे r से रिप्रेजेंट करते हैं कूलिंग रेट, ये आ जाता है 4 सिग्मा ए ई टी नॉट टू दी पावर 3 अपॉन एम एस इंटू डेल्टा टी। तो मतलब उसने ये प्रूव किया कि यार कूलिंग रेट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी आती है कंसीडरिंग सर्टेन कंडीशंस। तो वो सारी हमने डिस्कस की थी। तो हमें आज क्या डिस्कस करना था, हमें क्वेश्चन सॉल्विंग देखना है कि न्यूटन्स में हम क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ में। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ न्यूटन्स कूलिंग लॉ। न्यूटन्स कूलिंग लॉ में हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या आया था, कोई बताएगा? न्यूटन्स कूलिंग लॉ का फाइनल कंक्लूजन R is equal to K delta T. ओके गुड। हमें आया था कि कूलिंग रेट इज K इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी है सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, K इंटू टी माइनस टी नॉट, टी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये आया था कूलिंग रेट। फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होता है, तो हमने लिखा था क्या, डेल्टा टी फाइनल विल बी डेल्टा टी इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस KT. तो ये तीन चीजें हमने न्यूटन्स कूलिंग में डिस्कस की थी। अब ये जो ई टू द पावर फंक्शन है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये मैं आज सिखाता हूँ आपको कि इसे सॉल्विंग में हमें कैसे हैंडल करना है। तो देखें, इसका सॉल्विंग कर लेते हैं। तो ये जो कूलिंग रेट चेंज हो रहा है, इसका सॉल्विंग कैसे करते हैं, तो यार इसके दो मेथड है। पहले हम बात कर लेते हैं मेथड 1। देखिए, मेथड 1 मतलब कैसे करना है। सपोज हमें एक ऑब्जेक्ट दिया है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है, T1, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T0। अब हमने ये देखा कि थोड़े टाइम बाद मान लेते हैं, कितने टाइम बाद, T1 या T टाइम बाद उसका टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। मान लेते हैं कितना हो गया, T2 हो गया उसका टेम्परेचर। सराउंडिंग का कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने यही असम्पशन न्यूटन में ली हुई है। तो T टाइम बाद T2 टेम्परेचर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, हमारा क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम, तो इसे हमने क्या बोल दिया, कुछ T डैश, इसका टेम्परेचर कुछ नया आ जाएगा, कितना, T3, सराउंडिंग वही रहेगा। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमें नोन क्या है यहाँ पर, T, और हमें फाइंड क्या करना है, T डैश। क्वेश्चन समझ आया क्या सबको? यार सबको ये क्लियर है कि हमें गिवन है कि T टाइम में वो T1 से T2 पहुंच गया, और हमें नेक्स्ट टेम्परेचर के लिए क्या चाहिए, T डैश टाइम चाहिए। तो देखें हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट टाइम यूज करेंगे। हमें क्या लिखना है, डेल्टा टी फाइनल, मतलब किसे लिखना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा। बताए, आपको समझ आया? फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस मतलब इन दोनों का, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ये दोनों का। ये क्लियर है सबको? तो फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा अगर हम लिखें, तो ये हो जाएगा क्या, T2 माइनस T0,
और इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T0, और ये क्या आएगा, e⁻ KT। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हो गई हमारी क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब बता यार, यहाँ के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ के लिए फाइनल क्या हो जाएगा, ये वाला, और इनिशियल क्या हो जाएगा, ये वाला। तो देख लेते हैं फाइनल और इनिशियल क्या हो जाएंगे। फाइनल क्या हो जाएगा, T3 माइनस T0, और इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल। अच्छा एक प्रॉब्लम है कि हम किसके साथ टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इनिशियल अगर हम T2 को ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा फिर, T2 माइनस T0 इंटू e⁻ k इंटू T डैश। तो ये हो गई हमारी क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में ये आपको 11th में 2 जगह पर मिलेगी ये इक्वेशन, और 12th में 3 टाइम्स मिलेगी ये इक्वेशन। तो आपको इसे सॉल्व करने का मेथड अच्छे से सीख लेना है अभी, कैसे अप्रोच करते हैं। अभी सिंपल मैथमेटिक्स है। सोचो मुझे टी डैश फाइंड करना है, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या फाइंड कर पाऊंगा क्या टी डैश, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों इक्वेशन को तो क्या टी डैश फाइंड कर पाऊंगा क्या, नहीं, के कैंसिल नहीं होगा। तो हमें के को कैंसिल करने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू कैंसल द कांस्टेंट के, हमें के को कांस्टेंट करने के लिए ये ई हटाना पड़ेगा, ई। तो ई के लिए हमें क्या ले लेना चाहिए अगर हमें ई हटाना है तो बताएं, e⁻6 माइनस KT लिखा है, हमें ई हटाना है तो हमें क्या कर लेना चाहिए इस इक्वेशन में, लॉग ले लेंगे। लॉग मतलब नेचुरल लॉग ले लेंगे, ln ले लेंगे। तो ln e⁻ कुछ होगा तो पावर क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो ये सिंपल सी थोड़ी सी लॉग की कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। ln e⁻x है तो ये क्या बन जाता है, x। समझ आया, ln a ln कुछ है यहाँ पर नंबर, लेट से e⁻ -5t, तो फिर इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5t। पावर बाहर आ जाती है बिकॉज ln e की वैल्यू क्या होती है, 1। ln मतलब लॉग होता है बट नेचुरल लॉग को ln बोलते हैं। तो अब क्या करें, दोनों इक्वेशन का क्या ले लें, ln ले लेते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रॉब्लम कर देगा ना, तो उससे बेटर है कि इस कांस्टेंट को पहले ही ले आते हैं डिवाइड में और फिर ln ले लेते हैं। तो देखें ln क्या आ जाएगा, T2 माइनस T0 अपॉन T1 माइनस T0। क्या ये दो टर्म याद करना टफ है क्या, नहीं, ये पता है सिंपल क्या लिखा हुआ है, ये सिंपल लिखा हुआ है ln डेल्टा टी फाइनल माइनस डेल्टा टी इनिशियल, सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है। तो इसे देख के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln e⁻ KT। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -KT। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इक्वेशन में लॉग ले लेंगे, टू कैंसल कांस्टेंट के टेकिंग लॉग बेस ई। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -KT। अब यार माइनस की प्रॉब्लम है तो क्या कर लेते हैं, चाहिए तो एडजस्ट कर सकते हैं, ये माइनस क्या करें, इधर इधर माइनस का मल्टीप्लाई करें। और मुझे पता है कि माइनस लॉग अगर a/b है तो इसका मतलब होता है -1। तो इस पे अगर -1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर फ्लिप हो जाएगी। तो ये बन जाएगा क्या, log b/a। तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं कि हमें अगर ये चाहिए प्लस KT में कन्वर्ट करना है तो हम इसे फ्लिप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा क्या, ln T1 माइनस T0 अपॉन T2 माइनस T0 इज इक्वल टू KT। ये हुई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बन जाएगी क्या, ln T2 माइनस T0 अपॉन T3 माइनस T0, और ये क्या बन जाएगा, KT डैश। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, T डैश की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2।
वी कैन फाइंड टी डैश। तो बताए सबको ये मेथड समझ आया? ये बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है इस तरीके से तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखें मैं फाइनली यहाँ पे लिख देता हूँ, एक और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? ln डेल्टा टी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी फाइनल, ये हो गया ln इज इक्वल टू क्या? के टी। आपको इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। बताए समझ आया या नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट? ये याद रख पाएंगे? चले तो मेथड 1 पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं आप लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल पिक कर लेते हैं। फाइंड टाइम टेकन टू कूल till 30 degree Celsius in surrounding of 20 degree Celsius while find time taken to cool till 30 degree Celsius from 50 degree Celsius। ओके मतलब इसको फ्रेम वाइज कर लेते हैं, आप लोग सॉल्व करना ट्राई करें। मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग। क्वेश्चन फ्रेम ये कि एक ऑब्जेक्ट है, अभी मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। अभी ये कूल डाउन हो रहा है कहाँ तक? 50 डिग्री सेल्सियस। और लेट से इसने टाइम लिया, टाइम टेकन इज 10 मिनट। ओके, सो नाउ फाइंड द टाइम टिल इट गेट्स कूल टिल 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझ आया क्या सबको? चले सॉल्व करें जल्दी से। फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कूल फ्रॉम 50 टिल दिस, जबकि टी नॉट सराउंडिंग कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस, या 20 डिग्री ले लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस। चले सॉल्व करें, सब लोग फास्ट सॉल्व करें। चले देख लेते हैं यार, थोड़ा सा सॉल्विंग इसका देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने पहले भी बताया यहाँ पर टाइम चेंजेस का पूछ रहा है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला दैट डेल्टा टी फाइनल इज डेल्टा टी इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। बट मुझे पता है कि दो रिलेशन पूछा है, एक दे के दूसरा पूछा है, तो हमें इसका दूसरा वर्जन यूज करना पड़ेगा। और दूसरा वर्जन क्या है? ln डेल्टा टी इनिशियल बाई डेल्टा टी फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाता है? के टी। तो मतलब बेस्ट है कि हम इसे यूज कर लें। तो चले सॉल्व करते हैं पहले इक्वेशन। ln डेल्टा टी इनिशियल, इनिशियली कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? 50। तो 70 माइनस 20, फाइनली हमने 50 को टारगेट किया है, सो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू टी। और टी कितना है? 10 मिनट। यार अब मैं 10 मिनट ऐसे लिख दे रहा हूँ तो मतलब समझे, इसलिए लिख रहा हूँ कि दूसरा आंसर भी मिनट में आएगा, तो जरूरी नहीं है ऐसा पूरा मिनट लिखना, जस्ट के इंटू 10 काफी है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी?
ln, अभी इनिशियल कौन बन जाएगा 50 वाला, तो 50 माइनस 20 अपॉन ये क्या बन जाएगा 30 तक जाना है, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू टी, हमें फाइंड करना है। तो अब क्या कर दे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे। सो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, तो देखें क्या आ जाएगा ln, इस इक्वेशन में क्या आएगा डिवाइड में 50 माइनस 20 मतलब कितना 33, एंड 30 माइनस 20 कितना आएगा 1 अपॉन ln, बताएं ये कितना आएगा 5/3। 5/3, गुड। अभी यहाँ पर एक और ट्रिक है, ये कैंसिल आउट हुआ, t बाई क्या आ गया 10। अभी देखें कि ऐसा कोई लॉ नहीं, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास, हमें ये पता है कि ln a बाई बी अगर लिखा है तो उसे क्या लिख सकते हैं ln a माइनस ln b। लेकिन अगर कुछ ऐसा लिखा है ln a बाई ln b तो इसे सॉल्व कर पाएंगे क्या, नो रिलेशन, इसका आगे हमें कोई रिलेशन नहीं पता, क्लियर। तो इसको अभी हम आगे ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट आपको समझ आया क्या? हाँ, तो इसको इस तरीके से अभी आगे सॉल्विंग नहीं कर सकते हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज रखनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 ब्रैकेट वैल्यूज रखेंगे, ये क्या हो जाएगा ln 3 बाई ये क्या हो जाएगा ln 5 माइनस ln 3। किसी को कोई डाउट क्या इसमें, ये समझ आया हमने क्या लिखा यार, ये क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अभी क्या करना है यार, ln जो है तो हमें पता है कि ln को अगर log में कन्वर्ट करना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है -2.303। 2.303, तो ln x हो जाता है 2.303 इंटू log x, क्लियर। अब पॉइंट ये है कि दोनों ऊपर भी log आएगा नीचे भी आएगा ना, तो हम दोनों से 2.3 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये कि हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्या आ जाएगा ये 10 ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा ln किस में कन्वर्ट हो जाएगा log में, तो ये मैंने कॉमन ले लिया 2.303 और ये किस में कन्वर्ट हो गया log 3 में, अपॉन नीचे से भी कॉमन ले लिया 2.303 और क्या बचा वहां पर log 5 माइनस log 3। ठीक, अब यार वैल्यूज थोड़ी सी आपको याद रखनी है, log 2 और log 3 की वैल्यूज याद रखनी है। बताएं log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। 3010, वेरी गुड। log 3 की वैल्यू 0.485। 485 नहीं 48 बस 477 होता है, उसे अप्रोक्सीमेटली 48 ले सकते हैं, ठीक है। ये log सॉरी ये log 2 है एंड ये log 3 है। log 5 बताओ 0.7। ओके 0.7, डन। सो ये वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं यार। सो t इज इक्वल टू कितना आ गया 10, वैल्यूज यूज करते हैं। log 3 कितना है 0.48, यहाँ पर 0.7 माइनस 0.48, ओके। सो इसे सॉल्व कर देते हैं, देखिए आंसर कितना आता है। तो t इज इक्वल टू 10 इंटू सॉल्व कर लेते हैं 0.48, इसे सब्ट्रैक्ट करें कितना आ गया 0.22, ओके। सो ये आंसर देखिए ये नियर अबाउट कितना आएगा, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्लियर। कितना आएगा ये कर लेते हैं इसे डिवाइड, 0.48 डिवाइडेड बाई 0.22, सो ये आ जाएगा 2.18। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 21.8 मिनट, क्लियर। तो यार ये थोड़ा सा सॉल्विंग आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है कि एग्जाम वगैरह में आपको क्वेश्चंस ऐसे देगा
कि कई बार ये लॉग की वैल्यूज क्या होती हैं, कैंसिल आउट भी हो जाती हैं। ओके, तो उस अकॉर्डिंग आपको अप्रोच रखना है कि वैल्यू सिंपल है, जल्दी से कैंसिल आउट हो जा रही हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बता यहां तक कोई डाउट क्या किसी को समझ आया? सो फाइनल टाइम हमारा कितना लगा, t इज इक्वल टू 21.8 मिनट। अब क्या हुआ, जब न्यूटन ने इतनी कैलकुलेशन की, न्यूटन ने इतनी कैलकुलेशन की, लॉग वाली वैल्यू निकाली, तब उसे पता चला कि यार छोटे वैल्यूज में एक अप्रोक्सीमेशन भी काम कर सकता है। तो वो क्या बन जाता है हमारा मेथड 2, इसे सॉल्व करने का मेथड 2। चले सॉल्व कर लेते हैं, हम देख लेते हैं अब मेथड 2। मेथड 2 काफी सिंपल है, सॉल्व करने में इजी है। इसे हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड। देखें इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट था, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर क्या है T1, और ये कुछ टाइम ले रहा है T2 पहुंचने में। कितना टाइम ले रहा है, मान लेते हैं T टाइम ले रहा है। फिर नेक्स्ट T3 पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, कुछ T डैश टाइम ले रहा है। ओके, और सराउंडिंग हमने कितनी मान ली है, T0। तो ये मेथड पता है क्या है, ये मेथड बोल रहा है कि जब हमें टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है तो हम क्या लिख लें, एवरेज मेथड ले लें। हम क्या ले लें, एवरेज मेथड। देखें क्या है ये है कूलिंग रेट, हमें याद है आर क्या होता है, के इंटू डेल्टा टी। क्लियर, ये आर क्या है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज, क्या है, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके साथ है, सराउंडिंग के साथ है। तो चले इसे देखें क्या होता है, ये होगा आपका डेल्टा टी बाई टी, ये किसका है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज, के इंटू ये डेल्टा टी किसका है, ऑब्जेक्ट विद सराउंडिंग। कोई डाउट क्या इसमें, ये लाइन सबको समझ आई? तो इसमें क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। कैसे, ये जो डेल्टा टी ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, T1 से T2 गया तो चेंज कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2। कोई डाउट क्या इसमें, अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डेल्टा टी क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो यार हम क्वेश्चन कहां से कहां के लिए सॉल्व कर रहे हैं, T1 से T2। तो हम यहां पर क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन। क्या, कि जब हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है सराउंडिंग के साथ, तो हम इसका क्या ले लेते हैं, एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं। क्या, टी एवरेज माइनस T0। बताए, ये लॉजिक बहुत ही अप्रोक्सीमेट और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। क्यों, क्योंकि इस कैलकुलेशन में लॉग वगैरह नहीं आता। और आप देखें कि लॉग वाली कैलकुलेशन जल्दी यूज नहीं करनी है, एग्जाम में इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसकी जरूरत सिर्फ तभी पड़ेगी जब क्वेश्चन में आपको दिया हो क्या, कि ln2 कितना है 0.3, ln5 कितना है 0.7। अगर ये वैल्यूज दी है तो समझ जाओ क्या मेथड लगाना है, ln वाला मेथड लगाना है। अगर ये वैल्यूज नहीं दी तो हमेशा अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है। देखें इसमें हमने क्या अप्रोक्सीमेट किया, हमने अप्रोक्सीमेट किया वेयर ये जो टी एवरेज है, इसे हमने क्या बोल दिया, T1 प्लस T2 बाई 2। कोई डाउट क्या किसी को, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पूरी प्रोसेस में लेट से 50 टू 30 जा रहा था, तो हमने एवरेज ले लिया। तो 50 प्लस 30 बाई 2 मतलब इन दोनों के बीच का कितना आ जाएगा, 40। तो ये मेथड हो गया यार क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। तो इसलिए मैं इसको स्टार मार्क करूंगा कि एग्जाम में आप इसी मेथड को यूज करेंगे, जब तक कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया नहीं है कि ln5 की वैल्यू इतनी है। अगर ये दिया है इसका मतलब क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, ln वाले मेथड से, फर्स्ट मेथड से। ठीक है, तो चले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब तो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया ना,
क्या करेंगे, T1 T2 के बीच में लगाएंगे और T2 T3 के बीच में लगाएंगे और डिवाइड कर देंगे। तो चले प्रीवियस एग्जांपल पिक कर लेते हैं, देखें आंसर में कितना डिफरेंस आता है। तो चले एग्जांपल पिक कर लेते हैं प्रीवियस। क्या एग्जांपल था, टेम्परेचर इनिशियली कितना है, थोड़ा देख लेते हैं 70 50 30 ओके 70 50 30। सो इनिशियल टेम्परेचर 70 डिग्री, यहाँ से ये 50 तक आने में कितना टाइम ले लिया, 10 मिनट, और उसके बाद हमें 30 पे पूछा है। ओके तो चले सराउंडिंग कितना है T0, सराउंडिंग कितना था 20 डिग्री, सराउंडिंग नहीं बदलता, वो फिक्स रहता है। हमारा क्वेश्चन है कि पहले टाइम कितना लगा 10 मिनट, और अभी हमें क्या फाइंड करना है, टी डैश फाइंड करना है। तो देखें क्या लॉजिक होगा, अब हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड देखें। अप्रोक्सीमेशन मेथड नंबर 1 कहाँ से सॉल्व करें, 70 to 50। देखें क्या अप्रोक्सीमेशन होगा, पहले क्या लिखते हैं, अच्छे से देखें इसे, पहले समझें अच्छे से, इस मेथड को पहले याद करें। क्या है ये, डेल्टा टी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि आर क्या चीज है, कूलिंग रेट की, वो कितना कूल हो रहा है, और बाद वाला डेल्टा किसके साथ है, सराउंडिंग के साथ है। तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट का एवरेज निकाल के सराउंडिंग के साथ सबट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं 70 से 50, तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 50। एग्जाम में ये चीज फास्ट करनी है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आराम से बता रहा हूँ। अपॉन टाइम क्या है 10 मिनट, कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैं मिनट को प्रॉपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। के इंटू एवरेज, 70 और 50 का एवरेज क्या आ जाएगा 60। तो 70 50 का एवरेज देख लेते हैं, चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बट हमें पता है कि 60 आ जाएगा, बट मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, ठीक है। 70 50 टू माइनस सराउंडिंग कितना है 20। ओके तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं, क्या 50 to 30 के लिए, चले तो ये हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या आ जाएगा 50 माइनस 30 अपॉन इस बार का टाइम हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू के इंटू ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 30/2, हमें पता है इसका बीच का टेम्परेचर 40 आएगा, बट फिर भी हम लिख लेते हैं। और क्या कर दें, इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई क्या कर दिया 2। तो देखो क्या आ जाएगा 70/50 कितना आया 20 बाई 10 अपॉन 20 बाय टी। ये हो गई दोनों इक्वेशन को डिवाइड। यहाँ पर क्या है कि 50 इसका आया 60 माइनस 20 अपॉन के 40 माइनस 20। ये क्लियर सबको, अच्छा ये स्टेप मैंने लिख दिया है, बट एग्जाम में तुरंत फास्ट सॉल्व हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 20 कैंसिल आउट हो गया, टी क्या आ जाएगा सबसे टॉप पे, तो क्या आ जाएगा t/10 इज इक्वल टू, ऊपर कितना आया 40/20 40/20। तो देखो यार कट हुआ, टी की वैल्यू कितनी आ गई फाइनल 20 टी की आ गई वैल्यू 20 मिनट। तो देख रहे हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आया क्या, नहीं। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी हम अच्छा आंसर ला सकते हैं, बट हमें ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि ln3 की वैल्यू इतनी है, तो वैल्यू ln दी है, मतलब वो बताना चाह रहा है कि किससे सॉल्व करना है फर्स्ट मेथड से। बाकी ऑल अदर केसेस में आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। तो अब मेरे से ये मत पूछना कि सर मेरा आंसर 20 आ रहा है और आपने 21 दिया है, चलेगा, आप समझ गए ना, 21 भी मार्क कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट मिलेगा, मतलब यूजुअली क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि मेथड 2 से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो बताएं आज न्यूटन स्कूलिंग के दोनों मेथड समझ आ गए क्या सबको, ओके चलो, ओके वेरी गुड। तो यार इसी एग्जांपल को एक्सटेंड कर देते हैं, चलें इसी एग्जांपल को एक्सटेंड कर देते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन find
टाइम टू कूल टिल 20 डिग्री सेल्सियस। चले जल्दी से सॉल्व करें। कूल टिल 20 डिग्री सेल्सियस और फाइंड टू कूल फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। चले सॉल्व करें इसे। अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखें क्या आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए हमें कोई दो इक्वेशन पिक करनी है। क्यों? क्योंकि हमें डिवाइड करके क्या कैंसिल करना है, के। ओके, देख लेते हैं क्या सॉल्व हो, क्या आ रहा है आंसर। सो 30 to 20 चेक करना है, क्या आ जाएगा। 30 - 20 ये हुआ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम हमें निकालना है, के इंटू ये क्या हो जाएगा बीच का टेम्परेचर। सो 30 + 20/2 - 20। सो दोनों इक्वेशन को क्या करें अब डिवाइड कर देते हैं। सो 1 / 2 देखें, इक्वेशन 1 / 2। तो 1 / 2 कितना हो जाएगा 20 / 10 / 10 / t इज इक्वल टू के इंटू कितना आया 60 - 20 अपॉन के 25 - 20। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करता है, 10 कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया 20t अपॉन 10 × 10 100 इज इक्वल टू के कैंसिल आउट हुआ, ये क्या आ गया 40 अपॉन कितना आ गया 5। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 0 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट। देखें फाइनल कितना आ गया, टी कितना आ गया 40। तो यहाँ से कितना आ गया टी 40 मिनट। तो अब आप देख रहे हो क्या, अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा पैटर्न कि कूलिंग रेट स्लो होता जा रहा है। फर्स्ट 20 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना टाइम लगा 10 मिनट। नेक्स्ट 20 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना टाइम लगा 20 मिनट। और नेक्स्ट 10 डिग्री सेल्सियस कम होने में ही कितना लग गया 40 मिनट। 40 मिनट। ठीक, अच्छा, लेकिन काम की बात यहां पर यह है कि ये गलत है। तो ये क्वेश्चन स्पेशल देने का पर्पस ये था कि ये बताना कि अप्रोक्सीमेशन मेथड की लिमिट क्या है। अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम आंसर निकाल देते हैं कुछ भी करके। ठीक, अब एक प्रॉब्लम देखें। याद है मैंने कल के लेक्चर में एक चीज बताई थी क्या, कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ में मान लेते हैं उसका टेम्परेचर अभी T1 है और फाइनल टेम्परेचर कितना है T0। तो मैंने क्या बताया था, क्या ऑब्जेक्ट कभी भी T0 तक पहुंच सकता है क्या? नहीं, वो ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है, T0 तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है। सो फाइनली कब एकदम क्लोज पहुंच जाएगा, एग्जैक्ट कभी भी
नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड से आंसर जरूर आ गया बट ये गलत है। यहाँ पर हम स्टार मार्क करके ये चीज याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है? टाइम टू रीच इक्वल टू सराउंडिंग टेम्परेचर is always infinite. Means object never reaches till surrounding temperature. ये थॉट समझ आया? तो न्यूटन कूलिंग में ये ध्यान देना है कि अगर हम ध्यान दें तो सराउंडिंग तक वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग जितना कभी नहीं होगा। तो हमें कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें हमें सराउंडिंग के इक्वल करा रहा है तो हमें बेस्ट क्या कर देना चाहिए? वहां पर हमें डायरेक्टली आंसर क्या लिखना चाहिए? इनफाइनाइट। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कहाँ तक पूछा था? सराउंडिंग तक आपसे पूछा था। ये 20 डिग्री था और सराउंडिंग भी 20 डिग्री था। तो सराउंडिंग तक पहुंचने के लिए टाइम क्या लगेगा? इनफाइनाइट लगेगा। उससे पहले के लिए आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। क्लियर? यार ये जो स्पेशल थॉट था ये सबको समझ आ गया? यस सर। ओके गुड। चले एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें थोड़ी सी डिफरेंट डेटा भी पूछा जा सकता है जैसे मैंने बताया था। लेकिन कूलिंग रेट का आपको सबको अच्छे से समझ आया कि नहीं? कूलिंग रेट बहुत इंपॉर्टेंट था ये कि ऑब्जेक्ट का जो कूलिंग रेट है वो क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है। मतलब ये कॉमन सेंस है कि अगर 50 से 60 में 10 मिनट लगा तो ये कंफर्म है कि 60 से 70 से 60 में 10 मिनट लगा तो 60 से 50 में 10 मिनट लगेगा क्या? नहीं, ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा, मोर देन 10। अच्छा एक चीज और, क्या 20 लगेगा क्या? नहीं, बता नहीं सकते हैं, समझ आया ना? बट सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन बिना सॉल्व के हम ये कमेंट कर सकते हैं कि आंसर किससे ज्यादा होगा? 10 से ज्यादा होगा। क्लियर ना? बट यस सर। ओके, ओके गुड। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन दे दें या थोड़ा डिफरेंट कर दें? चले थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गए हैं, 30 से 40 हो गया। थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेट्स से सपोज फर्स्ट 10 मिनट में वो कितना हो जा रहा है? 60 से 50। लेकिन नेक्स्ट 10 मिनट में बताओ 40 तक पहुंच पाएगा क्या वो? नहीं। नो सर। नहीं पहुंच पाएगा। ओके, तो 40 तक नहीं पहुंच पाएगा। लेट्स से मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि कहां तक पहुंच पाया है? 42 तक पहुंच पाया है। तो आपको बताना है कि किस सराउंडिंग में वो रखा हुआ है। फाइंड द सराउंडिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन समझ आ गया? तो अभी तक हम क्या पूछ रहे थे आपसे? टाइम। अभी हमने क्या दे दिया? टाइम दे दिया और क्या पूछा है? सराउंडिंग टेम्परेचर। चले सॉल्व करें फास्ट सब लोग। फाइंड द सराउंडिंग टेम्परेचर।
सर 10 डिग्री आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, टेंशन क्या है, 10 डिग्री आ सकता है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होना चाहिए। चले सॉल्व कर लेते हैं। और किसी को आया क्या 10 डिग्री? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड देन 10 डिग्री ही करेक्ट है फिर। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने 60 to 50 किया, तो यार जल्दी से कर लेते हैं। 60 to 50 अपॉन टाइम कितना लगा, 10 लगा, इज इक्वल टू के इंटू एवरेज टेम्परेचर। तो 60 और 50 के बीच का एवरेज क्या आ जाएगा? 55। 55। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग ये नहीं पूछे कि 55 कहाँ से आ गया। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन हो गए। अब हम डिवाइड कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप को, 50 to 42 डिग्री सेल्सियस को। तो देखें ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 42 अपॉन टाइम 10 ही लगा इज इक्वल टू के इंटू, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 46। 46। ओके गुड। ये अभी दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10/10/8/10 इज इक्वल टू के इंटू, अच्छा ये तो सॉल्व नहीं होगा अभी क्योंकि टी नॉट पता नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। के कैंसिल आउट हो गया, 46 माइनस टी नॉट, के कैंसिल आउट हो गए दोनों, और ये 1 आ गया, 10 ऊपर गया, 10/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/4 से, तो ये हो गया 5, 46 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, ये 5 ऊपर जाएगा 4, 55 माइनस टी नॉट, चले मल्टीप्लाई करें, 5 into 46 कितना हुआ, 230। 230, ये 230 माइनस 5 टी नॉट इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, 220। 220 माइनस 4 टी नॉट, 3। तो ये माइनस इधर आ गया, सो ये बचा क्या, टी नॉट, और इधर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब यस टी नॉट कितना आ गया हमारा, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बताने का पर्पज ये था कि जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा टी पूछे, आपसे कुछ और भी पूछ सकता है, समझ आया? अच्छा ये बताओ, हाँ अब अभी क्वेश्चन ये पूछ लेता कि फाइंड इट्स टेम्परेचर आफ्टर फर्दर 10 मिनट, फाइंड इट्स टेम्परेचर आफ्टर फर्दर 10 मिनट, तो क्या हम फाइंड कर पाते क्या डायरेक्टली? नो। नहीं फाइंड कर पाते। हाँ हमें क्या चाहिए रहता, टी नॉट चाहिए ही होता, तो ये अब दिमाग लगाना है, ये नहीं बोलने लगना सर टी नॉट दिया नहीं है क्या करेंगे। आपको बहुत सारा डेटा दिया है, 2 बार डेटा दे दिया, मतलब टी नॉट पहले फाइंड करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे कि फर्दर कितना ये लगेगा टाइम। क्लियर? यस सर। ओके सो आई गेस ये क्लियर हो गया है। सो न्यूटन्स कूलिंग यार सबको क्लियर है, दोनों तरीके से हमने डिफरेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। ओके चले, सो चैप्टर में यही 4 मेन इंपॉर्टेंट थे। स्टीफन रहता है, और हीट लॉस कितना हो रहा है, उसके बाद न्यूटन्स कूलिंग, और लास्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये 4 चीजें ही हमारे मेन रेडिएशन में है। देखिए लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो सबसे पहले समझना है कि ये लॉ रिलेटेड किससे है, इट इज रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो पहले चीज समझना है क्या, इट इज रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, डिस्टेंट स्टार से, इन सब से जो रेडिएशन आ रहा है, उसे जो ग्राफ बनाया उस पे उसने अपना डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज किया हुआ है। अभी देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडिएशन को रीड कैसे यूज करते हैं, कोई बताएगा इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं रेडिएशन रीड करने में? एक्सरे। बताया था मैंने, थर्मोमीटर में रेडिएशन मेजर करने के लिए पायरोमीटर। पायरोमीटर। पायरोमीटर इतना सही चीज है कि पायरोमीटर को बाद में फिर प्रेशर यूज करने में और काफी चीजों में यूज करते हैं,
सिर्फ रेडिएशन को देख के। तो देखिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में उसने क्या बताया, समझ लेते हैं। उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को रीड किया। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं कि ये स्केल है, तो उसने रिलेट किया किसे, वेवलेंथ को। वेवलेंथ को, रेडिएशन मतलब हर तरह का वेवलेंथ आएगा, और ये हो गई क्या उसकी एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, स्पेक्ट्रल वाली। स्पेक्ट्रल मतलब किसी वेवलेंथ से रिलेटेड एनर्जी, कि किस वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है। तो उसने देखा कि ग्राफ कुछ इस तरीके के मिल रहे थे, इस तरीके का ग्राफ मिला। तो मान लेते हैं कि ये किसी सर्टेन टेम्परेचर किसके लिए था, T1 के लिए। अच्छा, अब उसने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा के चेक किया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा के देखा तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। तो ये श्योर क्या है, T2 है, और यहां से गारंटी है कि T2 क्या है, ग्रेटर देन T1। क्यों, क्योंकि T2 में क्या निकल रही है, ज्यादा एनर्जी निकल रही है। बट उसने एक चीज नोट की कि ये जो मैक्सिमम एनर्जी रिलेटेड थी, मतलब जिस वेवलेंथ की एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, उस वेवलेंथ को उसने क्या बोल दिया, मीन वेवलेंथ। क्या बोल दिया, मीन वेवलेंथ, लेमडा मीन। अच्छा, तो यहां पर उसने क्या नोटिस किया, उसका डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, कि जब उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही थी ना, वो किसी डिफरेंट वेवलेंथ पर मिलती है। ठीक है, मतलब लेमडा एम लिख देते हैं, सिर्फ ये 2 है और ये 1 है, या लेमडा M1 ही लिख देते हैं, सिर्फ लेमडा M1। लेमडा M का मतलब है लेमडा मीन, और इसका मतलब ये है मीन वेवलेंथ, मीन वेवलेंथ। अब देखिए इसका सिंपल मीनिंग क्या है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में वीन ने बताया क्या, कि इन एनी ब्लैक बॉडी द मीन वेवलेंथ लेमडा मीन is proportional to, inversely proportional to its absolute temperature। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि उसकी मीन वेवलेंथ होती है वो 1/t के प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। सो लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा एम लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b/t। सो ये b क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। b क्या है, कांस्टेंट। सो वेयर b जो है वो है क्या, वीन्स कांस्टेंट। b क्या है, वीन्स कांस्टेंट। और ये ध्यान देना है कि टेम्परेचर किसमें है, ये केल्विन में। केल्विन में है। ये वेवलेंथ तो आप जानते हैं, b की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.9 इंटू 10⁻³ तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना रहेगा। b की वैल्यू भी लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। b की वैल्यू क्या रहेगी, 2.9, और यूनिट क्या हो जाएगा b का, लेमडा का मीटर इंटू टेम्परेचर का केल्विन। केल्विन, मीटर केल्विन। तो ये b का यूनिट हुआ। इससे काम की बात जो पता चली, जो मेन काम की बात है वो मैं बताता हूँ, वो क्या है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मीन वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज करेगी। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, समझें। देखें, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम उसे हीट कर रहे हैं। सपोज आयरन है, आप उसे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो मतलब आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो उससे जो मीन मतलब क्या, मैक्सिमम एनर्जी वाला, क्या मैक्सिमम एनर्जी का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, कम होने लगेगा। ये पॉइंट समझ आया, वेवलेंथ क्या होने लगेगा, कम होगा। कम होगा। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में वो पहले किस कलर में आएगा, रेड, रेड। फिर धीरे धीरे ऑरेंज आएगा, क्लियर, फिर येलो होता येलो। जाएगा, और एकदम फिर थोड़ा सा लाइट वाइट की तरफ जाने लग जाएगा। सारे कलर फिर मिक्स होने लग जाएंगे ना, क्योंकि पूरे का टेम्परेचर नहीं बढ़ता ना, सरफेस का बढ़ेगा, अंदर का थोड़ा कम होगा। तो सारे कलर मिक्स होने लग जाएंगे, नियरली वाइट जैसा फील आने लगेगा। सो ये पैटर्न है, किससे हम चेक करते हैं,
टेम्परेचर से। बता टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन समझ आया सबको? यस सर। हाँ, तो ये सिंपल सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है जिसे उसने रीड किया और मैक्सिमम एनर्जी के बारे में बताया कि मैक्सिमम एनर्जी किस तरीके से रिलेटेड रहती है। ओके, तो कभी जरूरत पड़ी तो बी तो कांस्टेंट है, तो हम यूज कर सकते हैं इसे किस तरीके से, डायरेक्टली कंपेयर करने के लिए कि डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट वेवलेंथ। सो लेमडा प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/T। तो इसका मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं देन, लेमडा 1 T1 इज इक्वल टू लेमडा 2 लैम्डा T2। ये लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूज होगी कि अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो वेवलेंथ कितनी चेंज हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, यस सर। एक और चीज, अगर हम वेवलेंथ चेंज करते हैं उससे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और आपको पता है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी ना। सो व्हेन लैम्डा मीन चेंजेस, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंजेस। और अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, थर्मल पावर या हीट लॉस। क्लियर? थर्मल पावर भी चेंज हो जाएगा, किसके वजह से, T⁴ के वजह से। तो इसमें कोई डाउट क्या? पहले हम निकालेंगे क्या कि टेम्परेचर का क्या लॉस आएगा, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, दोनों का थर्मल पावर। तो हमें पता है कि थर्मल पावर प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, T⁴। तो हम यहाँ से रेशियो बना सकते हैं कि थर्मल पावर P1/P2 विल बी T1/T2 टू दी पावर 4। 4। और T1/T2 को हम क्या लिख सकते हैं, λ2/λ1। इनवर्स रिलेशन है टू दी पावर 4। तो इस तरीके से हम थर्मल पावर भी बता सकते हैं कि अगर उसका कलर चेंज हो गया है तो उससे निकलने वाली पावर कितनी चेंज हो गई। ये समझ आया सबको रिलेशन? यस सर। ये रिलेशन जस्ट लेमडा वाला। ओके, अब ये समझना है, सोचो मैंने अगर चेक किया कि हमारे सन से आने वाला जो रेडिएशन है उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया और हमने देखा कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है, तो लेमडा मीन निकाला। सपोज लेमडा मीन आ गया कितना, 5000। सो हम ये यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, सन का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सबसे ज्यादा किसमें यूज होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम टच नहीं कर सकते उसका टेम्परेचर निकालने में काम आता है। तो कुछ याद है मैंने आपको बताया था किसमें, थर्मोमीटर में, कि पाइरोमीटर कैसे काम करता है। समझ आया? वो क्या रीड करता है, लेमडा मैक्स मीन, क्या रीड करता है, लेमडा मीन, और उससे बैक कैलकुलेट करके क्या बता देता है, टेम्परेचर। तो जो ये शॉप में मेडिकल उसमें यूज करते हैं ना, सपोज कोई पर्सन है उसके फोरहेड पे ऐसे एक ऐसा गन टाइप का लगाते हैं, वो गन क्या रीड करता है, इससे आने वाला रेडिएशन, और रेडिएशन। देखता है उस रेडिएशन में मैक्सिमम एनर्जी किस वेवलेंथ की है, वो लेमडा उसे पता है और अंदर कैलकुलेट कर लेता है वो कि इस लेमडा के अकॉर्डिंग इसका टी कितना होगा। समझ आया? तो नॉन कांटेक्ट टेम्परेचर मेजरिंग में काम आता है ये लॉ। सो ये किस लिए यूज होता है, इट इज widely used in non-contact temperature measuring. Even our sun and distant stars, उन सब के टेम्परेचर मेजर करने में भी ये अपना काम आता है। बताएं कोई डाउट यहां तक? अच्छा, ग्राफ से बात कर लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है,
इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या चीज को बताएगा? याद है किसी को? मैंने बताया था ऑलरेडी कि एरिया अंडर दिस कर्व क्या बताएगा हमें। यार मैं पहले बता चुका हूं वैसे इस चीज को, एरिया अंडर दिस कर्व। कोई बताए यार, कोई ट्राई करे। किसी को याद नहीं आ रहा एरिया अंडर दिस कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अच्छा ये एग्जैक्टली क्या है? ये ई लेमडा है ना, किसी लेमडा से रिलेटेड एनर्जी है, टोटल एनर्जी। वेरी गुड। तो एरिया अंडर द कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी। तो मान लेते हैं ये T1 टेम्परेचर के साथ है, तो ये हो जाएगी कुछ T2 टेम्परेचर के साथ, ये λ2 ये λ1। तो एरिया अंडर द कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टोटल एमिसिव एनर्जी, टोटल एमिसिव पावर। ओके, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टोटल एमिसिव पावर। तो इसका मतलब ये है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि T1 और T2 और एरिया अंडर द कर्व में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि एरिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एरिया प्रोपोर्शनल है किसके? एमिसिव पावर। और एमिसिव पावर खुद क्या होता है? सिग्मा T⁴। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? T⁴ के। क्लियर? तो हम यहाँ से एरिया अंडर द कर्व भी निकाल सकते हैं। A1/A2 का रेशियो क्या आ जाएगा? T1/T2⁴। इसका मतलब बस ये समझना, एक ही गलती होती है इस पूरे सेक्शन में, क्या? जल्दीबाजी में हम टी का ध्यान नहीं देते हैं कि टी का यूनिट क्या रहेगा, टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर? तो अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि एक बॉडी का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का कितना है? 400 डिग्री सेल्सियस। बताओ इन दोनों के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व का रेशियो क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व। आंसर सिंपल, डिवाइड बाई 2⁴ होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना था, बाकी तो ठीक है, सॉल्विंग कर लोगे। ये हो गया क्या? A2। तो क्या ध्यान देना था हमें यहाँ पर कि केल्विन। इन दोनों में, यस, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो A1/A2 इज इक्वल टू 400/200⁴ और इसे सॉल्व करेंगे तो 2⁴ मतलब कितना? 16। ये नहीं होगा। क्लियर ना सबको? हाँ, ये रॉन्ग है। क्या गलती है? हमें हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करेंगे? 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 673। और नीचे कितना आ जाएगा? 273 ऐड करेंगे तो 473। 473। क्या 2 बार डिवाइड जाएगा क्या? नहीं। तो 2 से कम जाएगा, मतलब एरिया काफी कम आएगा। आपको वैल्यूज ऐसी देगा कि आप निकाल पाओ। समझ आया ना? हाँ। तो मैं अभी ये वैल्यू सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए यहाँ पर। ओके, बताए वीन्स डिस्प्लेसमेंट समझ आया यार सबको? हाँ सर। यस। हाँ, यस सर। ओके, वेरी गुड। फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या काम की बातें देखी? अच्छा, कोई बोलेगा डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज कर रहे हैं वर्ड? क्योंकि वो मैक्स लैम्बडा शिफ्ट हो रहा है ना। वेरी गुड। क्या वो लैम्डा मैक्स डिस्प्लेस हो रहा है? जैसे ही हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं वो ग्राफ में डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, सो आइडिया एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/t। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मीन वेवलेंथ क्या होगी?
कम होगी। मीन वेवलेंथ का मतलब क्या है? रिलेटेड टू मैक्स एनर्जी, रिलेटेड टू मैक्स एनर्जी, ये बात हो गई। सो हमने कुछ पॉइंट वाइज देखा क्या कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/t का यूज कैसे हो सकता है, लेमडा T1 लेमडा T2 से कर सकते हैं। टी को हमेशा केल्विन में रखना है यार, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना, टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, अब आप सोचोगे सर ये तो दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हमें केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? सोचो, एक आपको दे दिया 20 डिग्री और एक दे दिया 40 डिग्री, सर ये तो कैंसिल हो जाता है डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं? है, क्योंकि जब 273 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 293, जबकि ये कितना होगा 313। क्या कट जाएगा क्या 2 टाइम्स? नहीं सर। नहीं, इसलिए ये ध्यान देना, जबकि लेमडा में चल जाएगा। अगर लेमडा एक तरफ मीटर है तो दूसरे तरफ भी आंसर क्या आएगा? मीटर। मीटर। एक तरफ अगर एंगस्ट्रॉम है तो दूसरे तरफ आंसर क्या आएगा? एंगस्ट्रॉम आएगा। तो लेमडा में चलता है लेकिन टी में नहीं चलता। अच्छा, एंगस्ट्रॉम का आपको यूनिट वगैरह क्लियर है? यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10 10 मीटर। मीटर। कई बार यूज होगा टर्म nm, नैनोमीटर, वो क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। -9 मीटर। तो ये थोड़े से कन्वर्जन में यूज हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। फिर हमने बताया कि लेमडा को देके क्वेश्चन किसका पूछ सकता है? पावर रेडिएटेड का भी पूछ सकता है। तो हमें पता है कि लेमडा से हम क्या निकाल सकते हैं? टी, और टी से हमने क्या निकाल सकते हैं? पावर। अब ओके, फिर हमें पता है कि ये जो है डिस्टेंट स्टार्स और सन, इन सब के टेम्परेचर मेजर करने में काम आता है। फिर हमने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या देखा? एरिया अंडर द कर्व, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व किस चीज को सिग्निफाई करता है? उसके टोटल एनर्जी, जो कि रिलेट हो सकती है टेम्परेचर से। चले, यहां तक क्लियर? वीन्स डिस्प्लेसमेंट ओके सबको? यस सर। ओके, लास्ट टर्म देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म है सोलर कांस्टेंट करके। सोलर कांस्टेंट क्या है? सोलर कांस्टेंट होता है किसी भी प्लैनेट के लिए डिफाइन होता है, प्लैनेट और स्टार कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए? प्लैनेट एंड सन कॉम्बिनेशन। और बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। कैसे डिफाइन है? इट इज द रेडिएशन एनर्जी it is the radiation incident per unit area of any planet from nearest or from any star or sun। क्लियर? मतलब क्या है ये पर यूनिट एरिया में आने वाले रेडिएशन एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? उसका सोलर कांस्टेंट। तो मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली क्या है? ये इंसिडेंट एनर्जी ही है, समझे? सपोज ये सन है, ये क्या है? सन है। तो ये एनर्जी किस डायरेक्शन में दे रहा होगा? ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में अगर दे रहा होगा तो क्या प्लैनेट ऑल डायरेक्शन में रहेगा क्या? प्लैनेट तो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में होगा। तो मान लेते हैं ये क्या है? प्लैनेट है। तो क्या सन से आने वाली पूरी एनर्जी इसके पास आ जाएगी क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट को थोड़ा पास ले आते हैं पहले, मान लेते हैं प्लैनेट यहाँ पे। तो ये समझे
कि सन के पास जो एनर्जी होगी वो रेडिएट कर रहा है, और प्लैनेट इससे जितनी भी दूर होगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। नोटेशन थोड़े से अलग हो सकते हैं, मान लो किसी डिफरेंट बुक में या किसी एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो नोटेशन थोड़े अलग भी हो सकते हैं। तो डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, स्मॉल आर है, ओके। अब देखें स्मॉल आर है तो ये एक बड़े से सर्किल में रेडिएट कर रहा होगा ना, और उसी के छोटे से सेक्शन में इस प्लेनेट के पास पहुंचा होगा। समझ आया? तो इस प्लेनेट को कितना मिलेगा, जितना इस पूरे सर्किल में आ रहा है उसका छोटा सा सेक्शन, इतना इस प्लेनेट को मिलेगा। कोई डाउट क्या इसमें? तो ये एनर्जी तो पूरे जगह जा रही है, लेकिन इसको मिलेगी सिर्फ इतनी। ये क्लियर हुआ सबको? ये पूरे इस स्फीयर में एनर्जी दे रहा है, जिसका छोटा सा पार्ट कौन लेने वाला है, वो प्लेनेट लेने वाला है। तो पहले हम देखेंगे कि सन से एनर्जी कितनी निकल रही है और प्लेनेट के पर यूनिट एरिया पर आ रही है। तो देखें कैसे डिफाइंड है। सोलर कांस्टेंट को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सोलर कांस्टेंट को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस होगा थर्मल पावर ऑफ सन, क्या, थर्मल पावर फ्रॉम सन अपॉन कितने एरिया में आ रहा होगा, इस पूरे बड़े से स्फीयर में आ रहा होगा ना। Yes. समझ आया? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये होगा हमारा जो डिफाइन है हमारा क्या, सोलर कांस्टेंट। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सन से कितना निकलेगा थर्मल रेडिएशन, वो डिपेंड करेगा किस पे, सन के टेम्परेचर पे, एरिया पे। तो सिग्मा ए ई टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट क्या है यहाँ तक? और मान लेते हैं कि सन की मीन रेडियस क्या है, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सन। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका एरिया हम फिर लिख सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन ई टी टू दी पावर 4। ई क्या है, उस सन की एमिसिविटी, क्योंकि सन ब्लैक बॉडी नहीं हो सकता ना, तो वो डिपेंड करेगा कि उसकी एमिसिविटी कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा सोलर कांस्टेंट सिंपली डिफाइन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सिग्मा ई टी टू दी पावर 4 और उनके आर का रेशियो, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके। चाहिए तो इसे अलग से भी लिख लेते हैं, सिग्मा टी टू दी पावर 4 इंटू आर बाई आर स्क्वायर। तो मतलब जितना प्लैनेट दूर होगा उतना ही रेडिएशन कम मिलेगा। क्लियर? तो बेसिकली एस का यूनिट क्या है, वैट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, थर्मल एमिशन ही है, तो ये इसका यूनिट बन जाता है। पर यूनिट एरिया पर कितना एनर्जी आ रहा है उस चीज को बोलते हैं ये। तो हमसे ये पूछेगा कि किसी सन से आने वाला जो पर यूनिट एरिया है वो इतना है, तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन अर्थ क्या हो जाएगी, बताएं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन प्लैनेट। तो क्या हो जाएगा, ये पर यूनिट एरिया है ना, तो क्या हो जाएगा प्लैनेट का टोटल एरिया। सो क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पी टोटल, टोटल थर्मल पावर रिसीव्ड क्या हो जाएगा, एस इनटू एरिया ऑफ प्लैनेट। अब ये बताओ क्या प्लैनेट का टोटल एरिया यूज करेंगे क्या, नहीं। कौन सा एरिया यूज करेंगे, हाफ एरिया? नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो रेडिएशन आ रहा होता है वो इस तरीके से आएगा। तो कुछ याद है, अगर ऐसे कोई चीज आ रही है तो मैंने बताया था कि कौन सा एरिया पिक करते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। वेरी गुड, कौन सा, प्रोजेक्टेड एरिया।
तो ये एरिया ऑफ प्लेनेट में कौन सा एरिया यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया, और वो क्या हो जाएगा? पाई आर डैश, आर स्क्वायर। या मतलब समझ जाएंगे, आर डैश स्क्वायर। ये क्या है? आर डैश क्या है? प्लेनेट की रेडियस। क्लियर? तो बताएं, क्या सोलर कांस्टेंट समझ आया? यस सर। यस सर। तो बहुत ही सिंपल है। क्या किया हमने? हमने सन की एनर्जी को डिवाइड किया। ये सन था, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और हमने ये चेक किया कि यार किसी लोकेशन पे यहाँ पर कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई, यहाँ पर कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, यहाँ पर कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो ये हमने इसके एरिया से जब डिवाइड किया तो आ गया कि इस डिस्टेंस पे यूनिट एरिया में कितना आ रहा है, इस डिस्टेंस के यूनिट एरिया में कितना आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस के यूनिट एरिया में कितना आ रहा है। इस टाइप की चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। ओके, तो बताएं, सोलर कांस्टेंट और रिंग्स डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर क्लियर है? चले एक एग्जांपल दे देते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यूज भी कर सकते हैं इन सब लॉज को, सोलर कांस्टेंट और इन सब को। देखें, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड टेम्परेचर ऑफ द सन if its solar constant on a planet at average distance 10 to the power 7 kilometer is 5.67 watt per मीटर स्क्वायर। ये है गिवन रेडियस ऑफ ए स्टार और रेडियस ऑफ सन 10 to the power 4 किलोमीटर। चले देखें तो क्या आ जाएगा इसमें। सो बेसिकली क्या है, जो सन है उसका रेडियस 10 टू द पावर 4 किलोमीटर है, और जो प्लेनेट है वो कितनी दूर है 10 टू द पावर 7 किलोमीटर पे है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा डायरेक्टली क्लियर है। उसकी खुद की रेडियस कितनी है 10 टू द पावर 4 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस कितनी है, एवरेज डिस्टेंस 10 टू द पावर 7 किलोमीटर, और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू दी है, तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल थर्मल पावर फ्रॉम द सन अपॉन कितनी डिस्टेंस तक वो रेडिएट कर रहा है। तो टोटल थर्मल पावर क्या हो जाती है, सिग्मा ए कितना आता है 4 पाई आर स्क्वायर ई टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू, या अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ई को क्या कंसीडर कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ब्लैक बॉडी जैसा भी मान सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में दिए रहेगा। तो एस की वैल्यू कितनी है 5.67, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.67 इंटू 10 पावर -8 इंटू आर स्क्वायर। देखो दोनों किलोमीटर में, ऊपर भी किलोमीटर में और नीचे भी किलोमीटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू टी टू दी पावर 4 ई टी टू दी पावर 4। तो थोड़ा क्रॉस सॉल्व कर लेते हैं, देखें क्या होगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, पावर कितनी बची 4 -3, और ये इस तरफ डिवाइड में आएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 10 टू दी पावर 14 इज इक्वल टू क्या हो गया टी टू दी पावर 4। ई को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है कि ई की वैल्यू कितनी है 1। जनरली क्या देगा,
आपको ऐसा वैल्यू देगा जिसका फोर्थ रूट निकाला जा सकता है। क्लियर? लाइक 0.81। सो लेट्स से क्वेश्चन में ई की वैल्यू गिवन कितनी है? 0.81। ओके, हाँ, तो ये आ जाएगा क्या? 0.81। ठीक है, अभी बस आप बाकी नॉर्मल सॉल्विंग कर दें। कोई डाउट किसी को इसमें? नो। ओके, तो टी वो आपको एग्जाम में ऐसे चीजें देगा कि आप अरेंज कर पाएंगे। सो पॉइंट करके ऐड कर देते हैं ऊपर 0, ये हो गया 10⁻16 अपॉन 81 t⁴ टू द पावर 1/4। क्लियर? तो कितना आ गया? 16 से 1/3 into 10⁴. यस, ये हो गया 10⁴ और ये 1/3। तो कितना आ गया? 1000/3 केल्विन। 9. हाँ, ये काफी कम आ गया यार, थोड़ा कुछ और एडजस्ट कर लेते हैं तो हो जाता। और हम थोड़ा डिस्टेंस उसकी सन की कम करके या चीजें और बैलेंस कर लेते तो आ जाएगा वैल्यू। ओके, Yes. एक सेकेंड, ये कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन रियलिस्टिक बनाने के लिए। इसे कर लेते हैं इंटू 10⁴ ओके, तो ये अपना यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा? एक 10⁴ और आ जाएगा। अभी ठीक है, 10,000/3 अभी ठीक है, अभी लग रहा है टेम्परेचर रहेगा उसका। यार बताएं, सोलर कांस्टेंट समझ आ गया यार एकदम? यस सर। सर और एक 0 आएगा ना? एक सेकेंड, और एक 0? एक सेकेंड, पहले ही आ रहा था क्या 0 फिर? हाँ, यस मिस हुआ सर। यार, पहले भी ठीक ही था। कोई बात नहीं यार, बड़ा स्टार है, बड़ा सन है, ठीक है, अब हमने कर दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा आ जाएगा, कोई बात नहीं। यार ये सोलर कांस्टेंट का समझ आया यार, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? और ये प्लैनेट पे इंसिडेंट रेडिएशन क्या आ जाएगा? ओके, यस सर। हाँ, क्वींस पे भी देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं। प्रैक्टिस शीट आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारी चीजें एक बार अच्छे से रिवाइज करके सॉल्व करोगे, हो जाएगा। चले एक सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं मीन वेवलेंथ of radiation from sun is 6,000 angstrom. Then find its surface temperature. क्वेश्चन समझ आया यार? क्या पूछ रहा है कि सन से आने वाला मीन रेडिएशन हमें दिया है, अब क्या पूछ रहा है? इसका सरफेस टेम्परेचर पूछ रहा है। तो मतलब अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्या यूज करना पड़ेगा? लैम्डा इज इक्वल टू बी बाय टी। सो देन टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी बाय लैम्डा मीन। बी कितना था? 2.9 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्डा कितना है? 6,000 इंटू 10⁻10। ओके, तो 3 जीरो से कैंसिल आउट हुआ, 7 बचा, और 3 और कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? 2.4। सो 2.9 इंटू कितना हुआ? 10⁴ डिवाइड बाई 6। सो एक रफ आइडिया सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा? 29 3 zeros डिवाइडेड बाई 6, नियरली 5,000 आ जाएगा। समझ आया ना? इसे मैंने क्या एज्यूम कर लिया? 30। तो 5,000 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। मैं अभी रफ के लिए लिख देता हूँ, कितना आ रहा है? 5,000 केल्विन। समझ आया?
हाँ हाँ, थोड़ा आंसर 5000 से कम ही आएगा, वैसे रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यार ये सारी चीजें सबको समझ आ गई यार। 3 चीजें आज हमने डिस्कस की। हमने न्यूटन कूलिंग के 2 मेथड सॉल्व किए, मेथड 1, मेथड 2, फिर विंड्स डिस्प्लेसमेंट और सोलर कांस्टेंट। अच्छा, तो चले अभी आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है। प्रैक्टिस शीट में देखें, क्वेश्चन 90 तक हमने 95 तक डिस्कस कर लिया था। आपको 96 टू 170 इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कितने? 2 डेज में। तो 2 डेज में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 75, मतलब इंक्लूडिंग टुडे एंड टुमारो। मैं आज कौन सा डे है? ट्यूसडे ना? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे को डिस्कस करूंगा शीट। थर्सडे को हम डिस्कस करेंगे शीट। अच्छा, एक और चीज, ग्राफिकल क्वेश्चन भी हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन 197 से 220, तो नियरली 20 क्वेश्चन ग्राफिकल से जल्दी हो जाते हैं। इनको भी कर लेना है। इनको हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। सो 2 दिन हम डिस्कस करेंगे, क्या? थर्सडे एंड फ्राइडे Friday. प्रैक्टिस शीट। तो आपके पास 2-3 डेज है, 75 क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो। क्लियर? अपकमिंग जो टेस्ट का पैटर्न रहेगा वो पूरा इंक्लूडिंग रेडिएशन रहेगा, जिसमें से केवल रेडिएशन का भी वेटेज अकेले मतलब नियरली 30 to 40% रहेगा। बाकी पूरा चैप्टर भी इंक्लूडेड रहेगा। यार क्लियर? किसी को कोई डाउट क्या? No, sir. ओके, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर ले। 2 दिन है, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर ले। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। ओके ओके देन, बाय बाय Bye. एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। ऐसा